प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार एमए फाइनल ज्योग्राफी के सिलेबस के अनुसार हम एक पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम बहुत महत्वपूर्ण कृषि भूगोल का जो टॉपिक है एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बाय डरवेंट विटेल्सी या डी विटेल्सी द्वारा जो कृषि प्रदेश बताए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने 6 प्रदेश तक जो है वो चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं 7वां जो महत्वपूर्ण प्रदेश है कृषि प्रदेश, जिसे हम व्यापारिक पादप रोपण कृषि के क्षेत्र के रूप में जानते हैं, उसकी बात करेंगे। ये विदेशी प्रणाली है जिसका इतिहास लगभग ऐसा माना जाता है 100 वर्ष पुराना है। इस व्यवस्था में अनेक उपजें जिनमें हम कह सकते हैं कि बागाती कृषि का नाम हम इसको दे सकते हैं। चाय, केवा, नारियल, गन्ना, केला, मसाले, कोको, रबर आदि जो बागानों में व्यापारिक दृष्टि से जो फसलें उत्पन्न की जाती हैं वो यहाँ पर इनका उत्पादन या इनके उपज मुख्य रूप से प्राप्त की जाती है। इस कृषि का विकास एवं प्रोत्साहन समशीतोष्ण कटिबंधीय देशों को निर्यात करने के उद्देश्य से अनेक उष्ण कटिबंधीय देशों में उपनिवेशवाद के दौरान किया गया था। ये जो अधिकांश देश हैं ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हैं और ये अंग्रेज़ों द्वारा मुख्य रूप से जो उन्होंने अपने उपनिवेश बनाए थे वहाँ पर इस प्रकार की कृषि उन्होंने प्रारंभ करवाई थी, जिससे कि बागाती कृषि का नाम दिया गया और उससे जो है वो अधिक अर्थ की प्राप्ति होती है। और चाय, कपास और तंबाकू जैसी जो कुछ फसलें उपोष्ण कटिबंधीय देशों में भी उपजाई जाती हैं। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन स्थानीय श्रमिकों एवं पशुओं के लिए ही मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में किया जाता है। तो अधिकांश जो है फसल जो है वो बागाती कृषि के रूप में ली जाती हैं, लेकिन खाद्यान्न फसलों का उत्पादन स्थानीय जो लोग हैं उनके लिए और पशुओं के लिए ही किया जाता है, तो उसका अधिक उत्पादन नहीं होता है या उपज नहीं होती है। यहाँ के जो प्रारंभिक कृषि विकास में पूंजी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका द्वारा लगाई गई थी। केवल श्रमिक स्थानीय होते थे यहाँ पर, और प्रशासनिक एवं कुशल तकनीकी श्रमिक, कृषि यंत्र, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवा, श्रमिकों की आवश्यक सामग्री, भोजन, वस्त्र आदि, औद्योगिक कल कारखानों, मशीनों के पुर्जे, यातायात के साधन आदि समशीतोष्ण देशों से ही मंगाया जाता है। विश्व में जो बागाती कृषि के प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनमें 3 क्षेत्र हम कह सकते हैं: लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। ये 3 मुख्य क्षेत्र हैं विश्व में बागाती कृषि के। बागाती कृषि व्यवस्था की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो उसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है बड़े पैमाने पर कृषि कार्य किया जाना। बागाती कृषि फार्मों पर होती है, इसलिए सामान्य जोत की तुलना में इसका क्षेत्र अधिक होता है और प्राय ये बागान 16 से 20 हेक्टेयर से लेकर सैकड़ों हेक्टेयर तक के आकार के मिलते हैं। यद्यपि आवश्यकता की दृष्टि से ये क्षेत्रफल कम होता है, क्योंकि कृषक बागानों के लिए 1200 हेक्टेयर तक के क्षेत्र पसंद करते हैं। बागाती क्षेत्र आज 8,000 हेक्टेयर से 40,000 हेक्टेयर तक क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं, जबकि भारत में बागानों का क्षेत्रफल तुलनात्मक दृष्टि से अधिक नहीं है। भारत की मुख्य जो बागाती फसल चाय है, जिसके अंतर्गत बागानों का औसत क्षेत्रफल 120 से 240 हेक्टेयर तक मिलता है। इसकी एक और जो विशेषता है वो है एक फसल की कृषि। बागाती कृषि में फसलों का विशिष्टीकरण मिलता है, स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है हमें। एक क्षेत्र में केवल एक ही वस्तु का या फसल का उत्पादन होता है। जैसे हम मलाया में रबर, आसाम में, भारत में जो है आसाम, वहाँ पर चाय तथा ब्राज़ील में केवा। ये उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि यहाँ पर एक ही फसल का स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण हमें देखने को मिलता है। इस व्यवस्था में भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य उपादानों का भी हाथ रहता है। यद्यपि जो ये परिस्थितियां हैं केवल एक ही फसल के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी प्रबंध तंत्र, श्रमिकों एवं बाजार आदि की दृष्टि से एक ही उत्पाद या एक ही फसल में के बागान पाए जाते हैं यहाँ पर। और इस व्यवस्था में उपजने वाली जो फसलें हैं उनमें रबर, गन्ना, नारियल, के चाय, केवा, मसाले, कोको, केला आदि उल्लेखनीय हैं।
और इन फसलों का क्षेत्रीय वितरण अगर हम देखें तो केला पश्चिमी द्वीप समूह तथा मध्य अमेरिका में उत्पन्न होता है मुख्य रूप से। गन्ना जो है वो क्यूबा, पेरू, वेनेजुएला, ब्राज़ील, पूर्वी अफ्रीका तथा मेडागास्कर में इसका उत्पादन किया जाता है। जबकि कहवा जो है वो ब्राज़ील, कोलंबिया, दक्षिणी भारत में। कपास का उत्पादन मुख्य रूप से पेरू में होता है और कोको जो है मुख्य रूप से ब्राज़ील और पश्चिमी अफ्रीका में होती है। रबड़ का उत्पादन मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया में। नारियल दक्षिणी भारत और फिलीपींस। और चाय जो है वो श्रीलंका, चीन की जो पहाड़ियाँ हैं, भारत में आसाम एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पर उत्पन्न मुख्य रूप से की जाती है या इसका फसल इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से होती है। अगर इन बागायती कृषि की कृषि पद्धति की हम बात करें तो रोपण या बागायती कृषि की एक प्रमुख विशेषता विशिष्ट कृषि पद्धति है। कृषि पद्धति की बात करें तो रोपण या बागायती कृषि की एक प्रमुख विशेषता जो है वो विशिष्ट कृषि पद्धति है। यहाँ अन्य फसलों की तरह बीज बोकर पैदा नहीं किया जाता है बल्कि उसका रोपण किया जाता है, रोपा जाता है उनको। और इसमें जो है दो तरह की उपजें होती हैं। एक जो है वो वृक्ष युक्त फसलें होती हैं जैसे चाय, केवा, रबर, कोको आदि, और दूसरी जो होती है वो बार बार रोपण वाली फसलें जैसे कपास, गन्ना आदि। तो ये दो प्रकार की रोपण विधि काम में ली जाती है दोनों पे अलग अलग प्रकार की फसलों में। अगर रोपण कृषि और श्रमिकों की हम बात करें तो विश्व के देशों में आज जो बागायती कृषि के क्षेत्र हैं वहाँ कृषि भूमि की कोई समस्या नहीं थी, मुख्य बाधा श्रमिकों की थी। अतः विश्व के अपेक्षाकृत सघन आबाद देशों से रोपण कृषि वाले क्षेत्रों में श्रमिकों का आयात करना पड़ा था। और श्रमिकों के प्रमुख निर्यातक देश जो थे भारत, अफ्रीका रहे हैं और आज भी हैं। मॉरिशस, नेटाल, फिजी, ब्रिटिश गायना, क्यूबा, श्रीलंका एवं मलेशिया में जो है वो श्रमिक मुख्यतः भारतीय थे। श्रीलंका एवं मलेशिया में चाय और रबर के बागानों में श्रमिक जो है वो मूलतः भारतीय तमिल मुख्य रूप से हैं। और हिंदोनेशिया या इंडोनेशिया जो है वहाँ पर सुमात्रा एवं बोर्नियो में जो है चीनी, और हवाई द्वीप समूह में जापान, फिलीपींस के श्रमिकों का जो है वो हमें अधिक देखने को मिलता है, अधिकता उनकी देखने को मिलती है। बागायती कृषि में श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। यहाँ खेतों को तैयार करना, पौधों का निरीक्षण, रोपण, उर्वरकों का प्रयोग, फसलों की चुनाई तथा उत्पादित वस्तुओं के परिवहन के लिए श्रमिकों की जो है वो महती आवश्यकता पड़ती है। साथ ही अभी तक ऐसी मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ है जिसमें पौधों का शोषण करने, कपास एवं चाय को चुनने, केवा को इकट्ठा करने, गन्ना काटने, छीलने, लादने और रबर के वृक्षों से दूध निकालने आदि जैसे काम किए जा सकें। अतः बागानी कृषि में हम कह सकते हैं कि श्रमिकों का महत्व आज भी बना हुआ है। इसी प्रकार बागायती कृषि और बाज़ार की बात करें अगर हम तो बागायती कृषि तथा बाज़ार जो है वो इस कृषि का विकास यूरोपीय लोगों द्वारा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया गया था, कटिबंधों में किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो शासक देशों को कृषि उत्पादन का निर्यात था। जैसे जैसे विदेशी व्यापार का विस्तार होता गया वैसे वैसे बागायती कृषि को प्रोत्साहन मिला और उसका विस्तार होता गया। आज की परिस्थितियों में वे सभी देश स्वतंत्र हो गए जहाँ से बागायती कृषि उत्पादन का शासक देशों को निर्यात होता था। स्वतंत्रता के बावजूद भी इन देशों में बागायती कृषि के उत्पादन का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेशी आय से अधिक सुदृढ़ता आती है। अगर बागायती कृषि में यातायात के साधनों के महत्व की अगर बात की जाए तो बागानों की स्थिति निर्धारण कर समय इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि उन क्षेत्रों से विश्व के अन्य भागों के लिए यातायात के साधन उपयुक्त, सुविधाजनक और सस्ते हों। साथ ही यातायात के साधन बागानों के अंदर भी आवश्यक होते हैं क्योंकि बागायती कृषि में बागानों का फैलाव हज़ारों हेक्टेयर क्षेत्र में होता है और उस क्षेत्र के उत्पादन को संग्रहित करने की समस्या जो है वो होती है। तो प्राय बड़े बड़े जो बागानों के मध्य सड़कें होती हैं जिनके द्वारा उत्पादित सामग्री को इस स्थान पर एकत्रित किया जाता है। इन बागानों से बाजार एवं बंदरगाह तक उत्पादन भेजने के लिए सड़क एवं रेलवे लाइन का होना आवश्यक है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए विश्व के लगभग सभी बागायती क्षेत्र प्रायद्वीपों एवं द्वीपों के तटीय भागों में ही स्थित पाए जाते हैं जिससे यातायात सुविधाजनक एवं सस्ता हो सके। अगर हम बागायती कृषि में विदेशी प्रबंध और पूंजी की बात करें तो उसमें उष्ण और उपोष्ण जो कटिबंधों में बागायती कृषि का विकास मुख्य रूप से यूरोपीय देशों द्वारा प्रारंभ किया गया था।
और 10 लोगों के बागान पूर्वी द्वीप समूह ब्रिटिश भारत में श्रीलंका, घाना, नाइजीरिया इत्यादि जो देश हैं, स्पेनिश के बागान पश्चिमी द्वीप समूह में एक तरह से पाए जाते हैं। विदेशों की जो कृषि व्यवस्था और प्रबंध जो स्थानीय कृषकों की अपेक्षा अधिक कुशल था, उत्पादन की अधिकता के लिए कृषि संबंधी वैज्ञानिक ज्ञान का वो उपयोग भी करते थे। बागानों के प्रबंध में विदेशी पूंजी भी लगी हुई थी और एशिया महाद्वीप के अधिकांश देशों में स्वतंत्रता के पश्चात बागायती कृषि अर्थव्यवस्था प्रादेशिक विकास संस्थाओं ने ले ली है, लेकिन नाइजीरिया में स्वतंत्रता के बाद भी बागानों में विदेशी पूंजी लगाई जा रही है। बागायती कृषि और औद्योगिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो बागायती कृषि की सभी फसलें इस प्रकार की हैं कि इनका संशोधन या शोधन जो है वो आवश्यक है, क्योंकि जिस रूप में ये उत्पादन बागानों से प्राप्त किए जाते हैं वैसे ही बाज़ारों को इनको हम नहीं बेच सकते हैं। परिवहन के दौरान नष्ट होने की भी आशंका रहती है, जैसे रबर का दूध, गन्ना, हरी चाय इत्यादि। साथ ही औद्योगिक प्रक्रिया के बाद इनकी मात्रा भी कम हो जाती है और अतिरिक्त पदार्थ बाहर हो जाता है। इस प्रकार आर्थिक लाभ की दृष्टि से बागानों के सन्निकट औद्योगिक संशोधन संयंत्रों को लगाना उपयोगी रहता है। और आज विश्व के प्रत्येक देश में बागायती कृषि के प्रति विशेष झुकाव हो गया है, क्योंकि कृषि में मशीनों के उपयोग से ये उष्ण एवं उपोष्ण के साथ साथ उच्च स्थानों में भी शुरू हो रही है। खेतों को तैयार करने, रोपण तथा फसल को काटने का काम मशीनों द्वारा करने से उगने के समय में बहुत बचत हो जाती है। और ठंडे प्रदेशों में जहाँ उगने का समय बहुत अल्प है, बागायती कृषि का विस्तार संभव नहीं हो सका है। खाद का उपयोग, अच्छे प्रकार के शीघ्र तैयार होने वाले उन्नतिशील बीज तथा उत्तम कृषि पद्धति के कारण इस फसलों इस प्रकार की जो फसलें हैं उनके अंतर्गत क्षेत्रों का विस्तार दिनों दिन एक प्रकार से बढ़ता जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि वर्तमान में विश्व के जो जिन देशों में इस प्रकार की या बागानी कृषि होती है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक कृषि है, क्योंकि इसके द्वारा आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और अधिकांश क्षेत्रों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में इन मुख्य रूप से चाय, कहवा, काफ़ी, रबर, गन्ना आदि का उत्पादन बड़े पैमाने पर इसका किया जाता है।